गुड मॉर्निंग। पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल ओम प्रकाश बुडानिया पॉलिटी पर। प्यारे बच्चों, जीवन का एक यही गणित होता है कि कुएं में उतरने वाली बाल्टी जब झुक जाती है तो वह हमेशा ही भरकर आती है। जीवन में यही अपना गणित है, जब झुक जाते हैं तो कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं। जिंदगी में किसी पर दया करोगे तो तुम्हें याद रखेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो तुम्हें लाभ होगा, क्योंकि भले का उल्टा लाभ होता है। भरी जेब ने दुनिया की पहचान करवाई, खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसे कमाने तो समझ में आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, अपने पैसों से तो सिर्फ जरूरतें ही पूरी होती है। समुद्र के किनारे तैरने वाली लाश को देखा तो समझ में आया, बोझ शरीर का नहीं, बोझ सांसों का था। सिर झुकाने से नमाजें अदा नहीं होती, दिल झुकाना पड़ता है इबादत के लिए। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला। आज मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। मैंने समुद्र से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। अपनी मौज में रहना यही जीवन का गणित है। परोपकार करते करते अपनी सफलता को प्राप्त करना, अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन का एक गणित माना जाता है। आइए परोपकार के साथ शुरू करते हैं, अपने इस टॉपिक की ओर आते हैं। अपना मूल अधिकारों से संबंधित टॉपिक, मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार पढ़ा समानता का मूल अधिकार। आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता का मूल अधिकार अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 से 22 में प्रत्येक बातें जो अपने को संक्षेप में समझनी है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 19F को हटा दिया गया। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19 में 6 प्रकार की। नंबर 1, 19(1) ए में है अभिव्यक्ति की, बी में है सम्मेलन की, सी में है संघ बनाने की, डी में है घूमने की और ई में है निवास करने की और एफ को हटा दिया गया और जी में है व्यापार और आजीविका वृत्ति की स्वतंत्रता। ये 19 में स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 जो दोषारोपण से संबंधित, दोष सिद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में मुख्य 3 बातों का हम ध्यान रखेंगे। 20(1) ये कहता है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई कानून को तोड़ा है, किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है, तो कानून वही लागू हो जो उस टाइम में बना हुआ हो। यानी ये कार्यान्तर विधि का सिद्धांत कहलाता है। 20(2) दोहरे दंड का सिद्धांत। दोहरे दंड का सिद्धांत ये कहलाता है, यानी अनुच्छेद 20(2) कहता है एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक अपराध के लिए एक बार सजा होनी चाहिए। और 20(3) आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, आत्म निर्णय का सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, ये अनुच्छेद 20 है। 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 विस्तार से पढ़ेंगे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कौन कौन से मुख्य वाद थे, उन वादों का हम डीपली अध्ययन करेंगे। और चौथा जो 22वां है, अनुच्छेद 22, वो है गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित। गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संबंधित इसमें 22(1) गिरफ्तारी का कारण जानना, 22(2) गिरफ्तार किए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस के समक्ष ले जाना, 3 मनपसंद का वकील करने की छूट, 4 3 माह से ज्यादा जेल में वो निवारक निरोध में आ जाएगा। ये अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 19 में 6 प्रकार की
स्वतंत्रताएं, स्वतंत्रताएं 6 स्वतंत्रता है, लेकिन 6 की 6 19(1) में दी हुई है, 19(1) में दी है, तो 19(1)(a) यानी 19(1)(a) वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1(a) में क्या है? वाक, वाक का मतलब होता है बोलना, बोलना, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता 19(1)(a) में है, व्यक्ति को अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता। 19(1) के अंतर्गत काफी और चीजें हैं, वो मैं बाद में बताने जा रहा हूं। 19(1) तो है ही। बी, सम्मेलन की स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, लेकिन सम्मेलन क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। सम्मेलन शांतिपूर्ण और निरायुध होना चाहिए, निरायुध यानी हथियार नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं। 19(1)(b) में क्या है? सम्मेलन की स्वतंत्रता, सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। और 19(1)(c) में क्या है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। कोई भी संघ बना सकते हैं, लेकिन ये भी क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, शस्त्र रहित होना चाहिए। ये भी, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल है, दबाव समूह आदि का गठन इसके अंतर्गत ही किया जाता है। 19(c) में एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2011-12, 11 माना जाता है, 2011। इसमें सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन, ध्यान रहे 19(1)(c) में ही सहकारी समितियों का गठन है। और 19(1)(d) में क्या है? भ्रमण, घूमना, भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये अपने घूमने की आजादी है। 19(1)(e) निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रह सकते हैं। और ये आपको पता ही होगा 19(1)(f), F को हटा दिया गया, पीछे करवाया था जो 44वां संशोधन हुआ था 1978, उसमें संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है, तो F को हटा दिया गया। और 19(1)(g) इसमें है व्यापार वृत्ति, आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, व्यापार वृत्ति और आजीविका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 कंप्लीट आपके सामने लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। एक में बोलने की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, 19(1)(a)। बी में सम्मेलन की स्वतंत्रता है, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है सम्मेलन शांतिपूर्ण होना चाहिए, हथियारों से लैस होना चाहिए।
19(1)(c) कोई भी संघ बना सकते हैं, राजनीतिक दल इसी के अंदर बनाए जाते हैं, दबाव समूह यहीं पर बनाए जाते हैं, कोई संगठन बना सकते हैं। इसी में 97वां संविधान संशोधन किया 2011 में, सहकारी समितियों का गठन इसी के अंतर्गत आता है। 19(1)(d) भ्रमण, घूमना, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, ये आजादी है। 19(1)(e) निवास, देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। पहले जम्मू का अलग प्रतिबंध था, लेकिन जम्मू को विशेष राज्य जो 370 है वो हटा दिया गया है, वो सामान्य भारत के अन्य राज्यों के समान आगे कर दिया जाएगा। और 19(f) को हटा दिया गया। 19(g) व्यापार, वृत्ति और आजीविका की स्वतंत्रता, ये 19(1) के अंतर्गत शामिल होता है। इनके साथ साथ 19 में एक दो बातें और शामिल होती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता में दो तीन बातें और शामिल है, वो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता से संबंधित है, लेकिन ध्यान रखें अनुच्छेद 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं विदेशियों को नहीं, विदेशी लोगों को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं है। अच्छा, 19(1) में और एक दो बातें हैं। अनुच्छेद 19(1) ये है राष्ट्रीय ध्वज लहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय झंडा लहराने की स्वतंत्रता, लहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय झंडा। ये केस था एक नवीन जिंदल केस, नवीन जिंदल जो हिसार का सांसद हुआ करता था, नवीन जिंदल वर्सेज 2004, नवीन जिंदल वर्सेज भारत संघ 2004, नवीन जिंदल केस में यह प्रावधान कर दिया गया। इस केस के बाद कोई भी भारतीय तिरंगा झंडा अपने घर पर लहरा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले उसे सम्मान के साथ उतारना चाहिए। तो राष्ट्रीय झंडे का ये प्रावधान इसमें है। 19(1) में है और बात हो रहा है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये भी 19(1) में ही है, सूचना का अधिकार। आपको ये पता होना चाहिए सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये है 12 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005। दुनिया में सबसे पहले सूचना का अधिकार स्वीडन से शुरू हुआ। कहां? स्वीडन, स्वीडन दुनिया का पहला देश है जिन्होंने सूचना के अधिकार का प्रावधान किया, और भारत में अधिनियम कब बना? 2005 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये है। इसके साथ साथ 19(1) में स्वतंत्रताएं तो है, लेकिन प्रश्न उठता है क्या 19(1) में मिली 6 स्वतंत्रताएं कभी भी प्रतिबंधित नहीं हो सकती? हाँ, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(1) में जो स्वतंत्रताएं हैं उसमें प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, ये भी अपने को याद रखना है। कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये निम्न परिस्थितियां होती है। नंबर 1, भारत की एकता, भारत की एकता व अखंडता, भारत की एकता व अखंडता। नंबर 2, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, इस कारण भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। और मित्र राष्ट्रों या पड़ोसी राष्ट्रों के साथ
संबंधों को लेकर के साथ संबंधों को लेकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 4, न्यायालय की अवमानना इसको लेकर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और नंबर 5 है शिष्टाचार यानी सदाचार बनाए रखना इस कारण भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, क्या उन पर कभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है? हाँ, प्रतिबंध लगाया जा सकता है निम्न परिस्थितियों में। एक रमेश थापरवाद था, रमेश थापरवाद 1950, इसके अंतर्गत भी 3 प्रतिबंध का ये प्रावधान कहता है। ये कहता है 3 कारण से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये देखिए, भारतीय एकता और अखंडता और लॉ एंड ऑर्डर बनाए, यानी लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था बनाए रखना, और भारत की उत्प्रेरणा अभिरक्षा से संबंधित। तो रमेश थापरवाद अनुच्छेद 19(1) से संबंधित है। तो निम्न परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाया जा सकता है भारतीय एकता और अखंडता बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, मित्र राष्ट्रों के साथ कोई संबंधों पर प्रभाव पड़े तो भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब न्यायालय की अवमानना हो, न्यायालय के आदेशों की पालना न हो तो भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और शिष्टाचार बनाए रखने के आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये हमने पढ़ा अनुच्छेद 19, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में है, लेकिन ध्यान रखना है अनुच्छेद 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और राष्ट्रीय तिरंगा झंडा अनुच्छेद 19 के तहत लहरा सकते हैं। नवीन जिंदल केस 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रत्येक भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा या राष्ट्रीय झंडा लहरा सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि। अनुच्छेद 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि से संबंधित, अपराधों की दोष सिद्धि से संबंधित, अपराधों की दोष सिद्धि से संबंधित भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 20 में 3 मुख्य बातें हैं जिनके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मैं तीनों बताने जा रहा हूं यहां, अनुच्छेद 20(1), 20(2) और 20(3). मैं तीनों बताने जा रहा हूं। 20(1) में क्या प्रावधान दिया गया है, और 20(2) अनुच्छेद 20(2) इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, और तीसरा है अनुच्छेद 20(3) इसमें क्या प्रावधान है दिया गया है, ये बताने जा रहा हूं। कार्योत्तर विधियों से संबंधित इसमें है कार्योत्तर विधियों का सिद्धांत। कार्योत्तर विधियों का सिद्धांत यह है दोहरे दंड का सिद्धांत, दोहरे दंड का सिद्धांत, और यह है आत्म अभिशासन का सिद्धांत। दोबारा बता दूं, अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 20 में 3 बातें हैं, 20(1), 20(2), 20(3). अब देखिए, मैं सरल भाषा में समझाने जा रहा हूं।
अनुच्छेद 20 इसमें क्या है नियम, तो ये कार्योत्तर विधियों से संबंधित, लेकिन संक्षेप में मैं बताने जा रहा हूं, अगर किसी व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की जाती है तो कार्रवाई उसी कानूनों के तहत होगी जो अपराध के समय थे, यानी अपराध के समय बने कानून के आधार पर सजा। मैं ये बताने जा रहा हूं 20 क्या कहता है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो सजा उसी कानून के तहत हो जो अपराध के टाइम किया, यानी अपराध के बाद कोई नया कानून बना दिया तो नया कानून इन पर लागू नहीं होगा, अपराध के टाइम जो कानून था वो इस पर लागू होगा। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बता दूं, ये निर्भया कांड, निर्भया केस में जो मुख्य अभियुक्त है उनमें एक अभियुक्त बच गया क्योंकि वो नाबालिग था, लेकिन इस केस के बाद नाबालिग की उम्र घटा दी गई, लेकिन इस केस में लागू नहीं हुआ क्योंकि अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराध के समय बने कानून के आधार पर सजा होनी चाहिए, बाद में बने कानून के आधार पर सजा नहीं होनी चाहिए। तो पहला है कार्योत्तर विधि का सिद्धांत, ये बड़े आसान है, दोहरे दंड का सिद्धांत। संक्षेप में बता दूं, एक अपराध के लिए एक बार सजा, एक अपराध के लिए एक बार सजा, सामान्य सी बात है, दोहरा दंड नहीं होना चाहिए। किसी ने अपराध किया है तो सजा 22 कहता है सजा एक ही बार होनी चाहिए, 2 बार नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये प्रशासनिक नहीं है, ये न्यायालयों से संबंधित बात है, ये न्यायिक बात है। इस अनुच्छेद 22 के आधार पर दोहरे दंड का सिद्धांत क्या है, किसी ने कोई अपराध किया है तो वह सजा एक बार ही होनी चाहिए, एक अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत। आत्म अभिशंसन का सिद्धांत यह है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य न करें, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने को बाध्य न करें। अनुच्छेद 23 कहता है किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती गवाही देने को बाध्य न करे। आत्म अभिशंसन, खुद का शासन, खुद के आधार पर निर्णय ले सकता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है अपराधों की दोषसिद्धि से संबंधित अनुच्छेद 20 में 3 बातें शामिल है। नंबर 1, कार्योत्तर विधियों से संबंधित, अर्थात सजा उसी कानूनों के तहत हो जो अपराध के टाइम कानून थे, अपराध के समय कानून थे। अनुच्छेद 22 दोहरे दंड का सिद्धांत, एक अपराध के लिए एक बार सजा होनी चाहिए। 23 है आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य न किया जाए, ये है। अब है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 बड़ा महत्वपूर्ण, अनुच्छेद कंप्लीट हुआ, 3 बातें अनुच्छेद 20 में थी। अनुच्छेद 20(1) सजा उन्हीं कानूनों के आधार पर हो जो अपराध के टाइम थे। 20(2) एक अपराध के लिए एक बार सजा होनी चाहिए, बार बार सजा नहीं होनी चाहिए। और 20(3) किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बाध्य न करे, कोई बात यश करवाने के लिए जबरदस्ती बाध्य न करे। अब देखिए अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 बड़ा महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, लेकिन किस आधार पर होना चाहिए, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर। किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता
वह स्वतंत्रता के नियम विधि द्वारा स्थापित होने चाहिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर होने चाहिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन वंचित किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। मैं ये बताने जा रहा हूं अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का सिद्धांत है, किसी व्यक्ति को प्राणों से वंचित तभी किया जा सकता है जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो। यहां पर अपने दो बातें सीखनी जरूरी है, दो बातें सीखनी जरूरी है। इस अनुच्छेद में दो मुख्य बातें होगी। नंबर 1 ये है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये दूसरी है विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया, विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया ये यूएसए से ली गई है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापानी शब्दावली है, ये जापान से ली गई है। देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित और विधि की उचित प्रक्रिया में मैं अंतर बताने जा रहा हूं। पहली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई? जापान से ली गई। नंबर 2, विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। ये जापान से ली गई और ये अमेरिका से ली गई। इसमें क्या है? ए.के. गोपालन केस, ए.के. गोपालन केस, गोपालनवाद, ए.के. गोपालनवाद है, ये 1950 का है। ए.के. गोपालनवाद 1950 का है, और ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है। ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, ये मेनका गांधीवाद है। मेनका गांधीवाद 1978। अब पहले तो मैं ये बता रहा हूं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। भारत ने जापानी शब्दावली ली है कि कानून है एक निश्चित प्रक्रिया के आधार पर बने। आपको ये केस बताऊं क्यों है ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन एक जाने माने कामरेड थे, जाने माने साम्यवादी नेता थे। 1950 में ए.के. गोपालन को यह कहते हुए गिरफ्तार कर लिया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको अनुच्छेद 22 के आधार पर गिरफ्तार आगे आएगा। अनुच्छेद 22 के आधार पर निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है। ए.के. गोपालन को 1950 में यह कहते हुए छोड़ने से मना कर दिया कि ए.के. गोपालन की गिरफ्तारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर हुई है, अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध अधिनियम के तहत की गई है, इसलिए इसका नाम पड़ा ए.के. गोपालनवाद। अब मैं ये बता रहा हूं अमेरिका से लिया गया विधि की उचित प्रक्रिया, उचित और सम्यक प्रक्रिया ये क्या है? ये है विधि सभी के लिए समान नहीं, समान परिस्थितियों में समान कानून। इसका मतलब है समान परिस्थितियों में समान कानून, सभी के लिए समान नहीं, परिस्थितियों समान है तो ये उसे कहते हैं प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय को नैसर्गिक न्याय भी कहते हैं। नैसर्गिक न्याय इसका मतलब है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। और ये है मेनका गांधीवाद। पूरा बताने जा रहा हूं मेनका गांधीवाद क्या है। मेनका गांधीवाद 1978 का है। मेनका गांधी को विदेश में जाना था। जब मेनका गांधी विदेश में जा रही थी तो इसका पासपोर्ट छीन लिया गया और यह कहते हुए पासपोर्ट
छीन लिया गया कि आपको विदेश जाने का अधिकार यहां नहीं है, आपकी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, इसका पासपोर्ट नहीं दिया। मेनका गांधी ने 1978 में सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दो तीन मुख्य बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो रिक्त होनी चाहिए। रिक्त का मतलब होता है सत्य, सत्य, सत्य का मतलब उचित, उचित होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, और युक्ति युक्त होनी चाहिए, युक्ति युक्त होनी चाहिए, और कानूनानुसार होनी चाहिए, कानून के अनुसार, अनुसार। मेनका गांधी का पासपोर्ट लौटाने से मना कर दिया, तो मेनका गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई 1978 में। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यहां पर यह जोड़ना जरूरी है कि वह प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, वह प्रक्रिया युक्ति युक्त होनी चाहिए, वह प्रक्रिया कानून के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए इस केस को मेनका गांधीवाद के नाम से जाना जाता है, अनुच्छेद 21। इसलिए अनुच्छेद 21 को मानवाधिकारों का अनुच्छेद भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 को मानवाधिकारों का अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 में कई बातें निहित है। कोर्ट ने यह कहते हुए इस प्रक्रिया में उसका पासपोर्ट देने को कहा कि अगर मेनका गांधी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर पासपोर्ट रद्द किया गया है, तो तीन बातें निहित होनी चाहिए तभी लागू होगी। नंबर 1, बात सत्य होनी चाहिए, उचित होनी चाहिए, युक्ति युक्त होनी चाहिए, और कानून के अनुसार होनी चाहिए। यह है विधि द्वारा स्थापित, और यह है विधि की उचित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 में बहुत सारे ऐसे केस ऐसे हैं, अनुच्छेद 21 में बहुत सारे केस हैं, तो मानवाधिकारों वालों ने इसे मानवाधिकार केस का नाम दिया। इसलिए अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जब वकालत चली आ रही थी, तो उस टाइम ये बताया गया अनुच्छेद 21 के तहत कि अनुच्छेद 21 में त्रिमूर्ति अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद त्रिमूर्ति में आएगा अनुच्छेद 14, 19 और 21। ये कहा कि मूल अधिकारों में ये तीन अनुच्छेद नाभि के समान है, तीन अनुच्छेद नाभि के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया 1978 में कि जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हो उसमें त्रिमूर्ति यानी अनुच्छेद 14 और 19 का प्रावधान भी होना चाहिए, क्योंकि 21 के तहत विदेश में जा तो 14 और 19 होने चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 14, 19 और 21 को त्रिमूर्ति कहा और नाभि कहा, मूल अधिकारों की नाभि के अनुच्छेद बताया गया। अब अनुच्छेद 21 में बहुत सारे वाद है, अनुच्छेद 21 में कई वाद है। वाद, मुख्य वाद नंबर 1 मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद। स्टार्टिंग से लिख रहा हूं मैं। अनुच्छेद 21 में कई वाद है। पहला है मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद 1978, 1978। मेनका गांधीवाद कब का है? 1978 का। इसमें क्या है? विदेश जाने का अधिकार। क्या है? विदेश जाने का अधिकार। अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति को विदेश जाने की स्वतंत्रता है। याद रखिए, भारत में घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, जबकि विदेश में जाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ये मेनका गांधीवाद, ये है खेलगांववाद। दूसरा महत्वपूर्ण केस है हुसैन आरा केस। हुसैन आरा केस
हुसैन आरावाद बड़ा महत्वपूर्ण वाद है, 1979 का है। ये भारत की पहली PIL है, भारत की कोर्ट की पहली PIL है। इसमें उचित या पहली जनहित याचिका है, इसे कहते हैं प्रथम जनहित याचिका। बहुत बार प्रश्न आता है कि भारत की पहली जनहित याचिका कौन सा वाद है? हुसैन आरावाद में दो बातें यहां पर बताई कि त्वरित सुनवाई होनी चाहिए। दो बातें यहां पर बताई गई, त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और निःशुल्क कानूनी सहायता। यहां निःशुल्क कानूनी सहायता, ये दो बातें हुसैन आरावाद में आई थी। तीसरा केस है खेलगांववाद 1982 का है, जब भारत में ऐसे खेल हुए। उचित मजदूरी से संबंधित है, उचित मजदूरी से किससे संबंधित है? उचित मजदूरी से संबंधित है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विशाखावाद वर्सेज राजस्थान राज्य, ये 1997 का है। विशाखावाद वर्सेज राजस्थान राज्य 1997 का है। ये है महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन हिंसा, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर यौन हिंसा से संबंधित है। यौन हिंसा से संबंधित है महिलाओं के साथ, बड़ा महत्वपूर्ण है ये विशाखावाद। और एक और है MC मेहतावाद, यह स्वच्छ पर्यावरण का है, 1997 का। ये पांचवा है MC मेहतावाद 1997, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। MC मेहतावाद किससे संबंधित है? ये स्वच्छ पर्यावरण से संबंधित है। मुरली देवड़ावाद 2001 का है। छठा मुरली देवड़ावाद कब का है? 2001। और सार्वजनिक स्थान, ये कहता है सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध से संबंधित है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान। और PUCL वाद, ये निःशुल्क खाद्य सामग्री से संबंधित है। एक और लास्ट बताने जा रहा हूं, सातवां PUCL, ये 2000 का है। सन 2000 में निःशुल्क खाद्य सामग्री दोबारा बताने जा रहा हूं। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आम भारतीयों के पास यह अधिकार है कि आम भारतीय लोगों को स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार और आश्रय स्थल का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये बहुत सारे अधिकार अनुच्छेद 21 में दिए गए हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण कौन से वाद थे जिसके आधार पर अपने को ये अधिकार मिले? एक सबसे महत्वपूर्ण वाद यहां रह गया, मैं 8वां बता रहा हूं, मोहिनी जैन वाद 1992। मोहिनी जैन वाद 1992, यह है निःशुल्क शिक्षा, ये शिक्षा से संबंधित है।
पूरा निःशुल्क कोई मतलब नहीं है, शिक्षा से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण वाद मेनका गांधीवाद 1978 का है। विदेश में जाने का अधिकार है हुसैन आरा खातूनवाद, बहुत जरूरी याद रखना है। हुसैन आरा खातूनवाद 1979 भारत की पहली जनहित याचिका पहली PILA है, इंडिया की पहली। इसमें दो बात बताई, त्वरित सुनवाई होनी चाहिए और कानूनी सहायता होनी चाहिए। खेलगांववाद 1982 का है, उचित मजदूरी का अधिकार होना चाहिए। विशाखावाद बहुत बार आता है, विशाखावाद राजस्थान का केस है 1994 का, कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ कोई यौन दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और 1997 का MC मेहतावाद है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। उसके बाद मुरली देवड़ावाद 2001, मुरली देवड़ावाद 2001 कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए। मुरली देवड़ावाद में 2001 में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं होना चाहिए। और पब्लिक काउंसिल वाला पब्लिक यूनियन काउंसिलवाद 2000, पब्लिक यूनियन काउंसिलवाद इसमें निःशुल्क खाद्य सामग्री से संबंधित है, निःशुल्क खाद्य सामग्री से संबंधित है। और सबसे महत्वपूर्ण एक ये रहा मोहिनी जैन वाद। आपको बता दूं कि अनुच्छेद 21 में कै जोड़कर 86वां संविधान संशोधन जोड़कर कि बच्चों के लिए निःशुल्क और कानूनी प्रावधान किया गया, ये मोहिनी जैनवाद था। ये देखो मोहिनी जैनवाद 1992 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। मोहिनी जैन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। एक तो बात यहां पर 19 था उसमें बाद में संशोधन करके की गई, मैं लिखने जा रहा हूं। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 जो मानव की गरिमा और गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित है। कभी प्रश्न ऐसा है कि कौन सा अनुच्छेद मनुष्य के अर्थपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन यापन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21। अब देखेंगे अनुच्छेद 21 कै, अनुच्छेद 21 कै, 21 कै में कौन सा संशोधन है? 86वां संशोधन, 86वां संशोधन 2002। अभी अभी बताया था मोहिनी जैनवाद था 1992 का, उसको लागू करते हुए ये क्या प्रावधान किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये जरूर याद रखिए। अनुच्छेद 21 कै में कौन सा संशोधन? 86वां संशोधन 2002 में हुआ। मोहिनी जैन के से ये निर्णय लिया गया। इसमें क्या दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। ये अधिनियम कब बना? अधिनियम बना 2009। अधिनियम निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब बना? 2009 में। और ये लागू कब हुआ? ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ? इसे RTE कहते हैं, RT राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन कहते हैं। ये अधिनियम कब लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ। जब 2010 में लागू हुआ तो 3 चीजों में संशोधन किया गया। नंबर 1 मूल अधिकार, नंबर 2 निदेशक तत्व, नंबर 3 मूल कर्तव्य। मूल अधिकारों में संशोधन किया गया और निदेशक तत्वों में संशोधन किया गया और मूल कर्तव्यों में संशोधन किया गया। इसमें क्या, किस अनुच्छेद में? 21 के मूल अधिकार में निःशुल्क एजुकेशन की बात किस अनुच्छेद में है? 21 के। कहां से कहां तक? 6 से 14 वर्ष शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निदेशक तत्वों में क्या बताया गया है कि राज्य का होना चाहिए कि 2002 के बाद निदेशक तत्व बताया गया है, संशोधन किया गया
अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया कि 2002 के बाद 0 से 6 वर्ष निशुल्क शिक्षा, 0 से 6 वर्ष निशुल्क शिक्षा। 21 के में ये जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष मूल अधिकार में। मूल कर्तव्य में कौन सा अनुच्छेद 45 क्या जोड़ा गया कि राज्य क्या करेगा 2002 के बाद 6 से 14 नहीं, 0 से 6 वर्ष। और मूल कर्तव्य में क्या जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जो 11वां मूल कर्तव्य है 21 के 51 में, 11वां मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 के में कि ये माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है निशुल्क शिक्षा देना माता और पिता का एक कर्तव्य माना गया है। तो ये देखिए फिर से बता दूं कि 86वां संशोधन किया गया तो उसमें मूल कर्तव्य में, मूल अधिकार में भी बात जोड़ दी गई, निदेशक तत्वों में भी जोड़ दी गई। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार में क्या किया गया 21 के जोड़ा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। निदेशक तत्वों में किस में संशोधन किया, अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष। और कर्तव्य में क्या संशोधन किया 51 के 11वां कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य होगा कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएं। तो आज का टॉपिक इतना ही प्यारे बच्चों, अवश्य ही समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगामी लाइव क्लास शुरू की जा सके। धन्यवाद, जय हिंद।